नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज। मैं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ मेहमानों के साथ हम लोग प्रोग्राम में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में, सर बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब भी आ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। और शुरुआत व्यूज आज करेंगे दिल्ली से। दिल्ली में आया रे आया, चुनाव आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक किस्म से आप आज दिल्ली में अपने पार्टी के चुनाव अभियान की औपचारिक ना सही लेकिन एक तरीके से शुरुआत जरूर करते हुए उनको देखेंगे। अभी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आज बहुत सारे कार्यक्रम है दिल्ली में, जल्दी आपको बताता हूं उनके बारे में। प्रधानमंत्री झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को इन सीटू, मतलब वहीं पर जहां वो रहते थे वहीं पर बनाए गए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की चाबी सौंपेंगे। 1675 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स केंद्र सरकार ने बनाए हैं। ये आप देख रहे हैं चमचमाते फ्लैट्स। ये फ्लैट्स आज झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा जो और कार्यक्रम है, वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज दिल्ली का खोला जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज नजफगढ़ में रोशनपुरा में बनाया जाएगा। उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर में उसका उद्घाटन। 2500 सरकारी फ्लैट्स सरोजनी नगर में उसकी शुरुआत। और सीबीएसई दफ्तर का द्वारका में बना इंटीग्रेटेड ऑफिस, वो भी आज प्रधानमंत्री समर्पित करने वाले हैं, लोकार्पण उसका करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री के बहुत सारे कार्यक्रम दिल्ली के अंदर हैं। लेकिन ये जो एक कार्यक्रम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, प्रधानमंत्री छोटे छोटे बच्चों से भी बात करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री फ्लैट जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं वो सौंपने जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी घटना है और दिल्ली के चुनाव से आप इसको सीधे सीधे जोड़ करके देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी, उसका बेसिस क्या है? राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। लेकिन ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पूरे देश में चलता है, लेकिन दिल्ली में नहीं चलता, या यूं कह लीजिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नहीं चलता। अब बीजेपी का सूखा दिल्ली में 26 साल का हो चुका है। एक वक्त था जब दिल्ली को राज्य बनाया गया था तो उस वक्त बीजेपी का ही बोलबाला होता था दिल्ली के अंदर। बड़े बड़े नेता दिल्ली में हुए, सुषमा स्वराज, वीके मल्होत्रा और बहुत सारे नाम अभी आपको विजय जी और बाकी लोग गिना देंगे। लेकिन उसके बाद क्या, एक पीढ़ी खत्म हुई तो लगता है दिल्ली से भाजपा का नामो निशान खत्म हो गया। और बीजेपी हर चुनाव में पूरा दम लगा करके लड़ती है और वोट भी लेती है, लेकिन सीट नहीं आती। ये क्या माजरा है? तो इसको आज हम लोग समझेंगे, बीजेपी की असल मजबूरी क्या है। राष्ट्रवाद नहीं चल रहा, हिंदुत्व नहीं चल रहा, तो क्या इसीलिए वेलफेयरिज्म का सहारा आप देख रहे हैं वो बीजेपी को लेना पड़ रहा है? और क्या उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम झुग्गी बस्ती वालों को फ्लैट बनाकर, जो मकान बनाकर दिए जा रहे हैं, इसकी बात हम लोग आज करेंगे। दिल्ली की डेमोग्राफी को भी समझना आपके लिए जरूरी है। जब मैंने आपको बताया कि दिल्ली में एक वक्त बीजेपी का बोलबाला था, उस वक्त दिल्ली कैसी दिखती थी या किनकी थी दिल्ली? तो दिल्ली थी पंजाबियों की। इसके अलावा दिल्ली बनियों का, एक व्यापारियों का शहर भी माना जाता था। अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर पूरे देश की तरीके से, पूरे देश में जिस तरीके से एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाने लगे कामकाज के ढूंढने के लिए, खास तौर पर पूर्वांचली लोग, तो वो अब दिल्ली का एक प्रमुख ब्लॉक है। अब दिल्ली में 25% पूर्वांचली लोग रहते हैं, 25%। इसके अलावा पंजाबी दबदबा उस हद तक तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब पूर्वांचली पंजाबियों से ज्यादा हो गए। 22% पंजाबी लोग दिल्ली में रिहाइश करते हैं, खत्री 10% है और पहाड़ी लोग 6% हैं। अब ये जो डेमोग्राफी बदली है, इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है बीजेपी के दिन फिरने का भी सिलसिला दिल्ली के अंदर। तो इसकी बात भी हम लोग आज प्रोग्राम में करेंगे। तो पहले शुरुआत जो एक कार्यक्रम हुआ इसी के नजरिए से करते हैं। वेलफेयरिज्म जैसे मैंने आप शब्द इस्तेमाल किया, दिल्ली में जरूरी है और केजरीवाल ने इसको जरूरी बना दिया। नहीं, यहाँ मैं एकदम जिसको कहते हैं ना कि असहमति व्यक्त करता हूँ इस विचार से। नरेंद्र मोदी का वेलफेयरिज्म कोई अरविंद केजरीवाल की वजह से न हुआ है न होगा। योजनाओं के ऐलान में आप उसको तरीका देख सकते हैं। वो हो सकता है कि लगे कि भाई ये ईडब्ल्यूएस के फ्लैट हैं, तो हो सकता है कि ये फ्लैट उस वजह से हों। लेकिन नरेंद्र मोदी की स्कीम ऑफ थिंग्स में जब ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स वो स्वाभिमान अपार्टमेंट के नाम से गरीबों को दिए जा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसी समय दिल्ली का शानदार चमकता हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो नौरोजी नगर में है वो भी बनकर तैयार हो जाता है। मतलब दिल्ली जो है, और हमने पहले भारत मंडपम देखा, फिर वो द्वारका में देखा, मतलब एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी को पता है कि करना क्या है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके मूल में जरा जाए। आप कह सकते हैं कि भाई शीला दीक्षित के समय में नहीं रहा, तब तो खैर नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन केजरीवाल के समय नरेंद्र मोदी थे, फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। तो ठीक बात है कि अरविंद केजरीवाल ने एक एस्पिरेशन क्रिएट की, एक उस तरह से चीजें क्रिएट की, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिल्ली में जो काम किया उसको वेलफेयरिज्म की बजाय कहें कि अगर आप
हैंड होल्डिंग नीचे के तबके की कर रहे हैं और उनको एक कॉन्क्रीट कुछ रास्ता देते हैं। मतलब ये वाला नहीं कि आज चलो सब्सिडी दे दिया, आज चलो पैसा डाल दिया, आज चलो ये कर दिया। कुछ योजनाएं ऐसी दिखती हैं, लेकिन कॉन्क्रीट हम देंगे तो आज देश में जितने घर बने हैं वो कोई सरकार इस तरह से नहीं कर पाई। बड़ा वो होता था, कोई काशीराम बस्ती होती थी, कोई ऐसे ही अंबेडकर गांव होता था, और उसमें भी सड़क पक्की नहीं बनती थी। यानी गरीबों को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। तो वेलफेयरिज्म नरेंद्र मोदी की पॉलिसी में है, इनबिल्ट है, वो केजरीवाल से प्रेरित नहीं है। लेकिन वो वेलफेयरिज्म वो वाला नहीं है कि जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ऐसा वाला नहीं है। उनको हम जैसे आज हैंड होल्डिंग दो कार्यक्रमों की बात करते हैं, ये फ्लैट्स की चाबी झुग्गी बस्ती में रहने वालों को और दूसरा सावरकर के नाम पर कॉलेज। दिल्ली में सावरकर की एंट्री हो गई, ये कोई विरोधाभास है क्या दोनों चीजों में एक साथ? विरोधाभास देख भी सकते हैं, विरोधाभास नहीं भी है। एक तो ये कि ये जो सब कुछ हो रहा है, 11 साल हो गए हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, केंद्र में बैठे हुए करीब करीब, ठीक है। उसके बाद 1000 फ्लैट्स गरीबों के लिए बन रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अच्छे बन रहे हैं। मायावती जी ने भी बनाए थे, जिसका काशीराम नगर जो बनाया उसमें उस तरह के फ्लैट्स बनाए गए थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि झुग्गियों पर जहाँ पर है उससे दोनों फायदे होंगे, एक दिल्ली साफ भी होगी, झुग्गी बस्ती के लोग हैं। और अक्सर क्या होता था कि झुग्गियों को हटाकर कहीं पर ज़मीन देते थे तो वो लोग फिर से वहीं पर आकर बस जाते थे, तो वो एक थोड़ा सा वो हो सकता है। इसको तो एक बेहतर तरीके से लेना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। लेकिन ये वेलफेयरिज्म भी है और दूसरा अरविंद केजरीवाल का दबाव भी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और तीसरा चुनाव भी है, दिल्ली का चुनाव भी है, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि अब आज के मेरे को सारे कार्यक्रम से लग रहा है कि अब अगले हफ्ते दिल्ली के चुनावों का ऐलान हो ही जाएगा। सही में? हाँ, अब इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सोमवार को हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब तो सब कुछ आज हो जाएगा, कॉलेज भी खुल जाएगा, वर्ल्ड क्लास वो भी बन जाएगा, सेंटर भी शुरू हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, फ्लैट्स की भी चाबी दे दी जाएगी। तो अब संभावना है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, वेलफेयरिज्म भी हो और गरीबों को यदि कोई घर मिल रहा हो, छत मिल रहा हो, तो इससे बेहतर नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं तो लेकिन क्योंकि चुनाव आपने कहा अनाउंस हो ही जाएगा, तो इसलिए उसको इससे जोड़ करके मैं देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है, चुनाव को जोड़कर भी देख लें, तो चुनाव के साथ भी कोई अच्छा काम हो रहा है तो भी उसको हम पॉजिटिव तरीके से ले लेते हैं। अब सावरकर साहब पर कॉलेज बन रहा है, ये भी एक बड़ी बात है कि 11 साल में केंद्र सरकार दिल्ली में कोई पहला कॉलेज या दूसरा कॉलेज या तीसरा कॉलेज एक साथ शिलान्यास कर रहे हैं। सावरकर को लेकर जो चर्चा होती रहती है, फिर उनके क्रांतिकारी और सब चीज़ों पर चर्चा होगी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर है कि सावरकर का जो और भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है हिंदुत्व का, और हिंदुत्व के एजेंडा पर सावरकर और बीजेपी दोनों बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। संघ तो सावरकर के हिंदुत्व को मानता ही नहीं है, तो मुझे इसलिए भी हैरानी कि सावरकर के हिंदुत्व जिसको बीजेपी या संघ नहीं मानता, उसके नाम पर कॉलेज बनाने तो बहस लंबी चली जाएगी। मैं कल ही किताब में पढ़ रहा था आप कि नहीं पढ़े, हेडगेवार साहब जो हैं वो हेडगेवार ने तो नहीं मानते, नहीं, वो सावरकर से मिलकर आए थे, बड़े प्रभावित हुए मिलकर थे, आए उसके थे बाद वो। उन्होंने संघ के बारे में विचार आप किया। संघ के हिंदुत्व को पढ़ लीजिए। और अब तो खैर उससे भी थोड़ा ज्यादा इतर हो गए, वो सड़क से भी आगे चले गए मोहन भागवत जी। खैर वो एक अलग बहस हो जाएगी। हाँ, लेकिन संघ का जो हिंदुत्व का मुद्दा है, विचार है, विचार की बात कर रहा हूँ, वो सावरकर के हिंदुत्व के विचार से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये तो आपको हैरानी हो रही है कि सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज बनेगा? नहीं, वो उसको दूसरे तरीके से लेना चाहते हैं कि भाई सावरकर के साथ खड़े दिखाई दे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी या संघ मानेगी कि वो संघ सावरकर के हिंदुत्व पर चल रहे हैं? इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जोड़ दो रह जाएगी, क्योंकि अब चर्चा निकल ही गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि सावरकर के नाम पर जो आप कॉलेज बना रहे हैं उसको मनमोहन सिंह के नाम पर बनाइए। ठीक है, वो तो मांग करते रहे, कोई बात नहीं। मनमोहन सिंह जी के नाम पर भी एक कॉलेज बन जाता, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली में 10 साल रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, वो भी हो जाए, उसमें कोई मांग करने में कोई बुराई वाली बात नहीं। और अभी अभी मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है, तो 3 कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं, उसमें एक हो भी जाता। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को कोई परहेज नहीं है, जब प्रणब मुखर्जी पर को कर सकते हैं तो मनमोहन सिंह जी को भी कर सकते हैं। नरसिम्हा राव को किया ही है सम्मान, कोई ऐसा है नहीं कि वो पार्टी को लेकर बहुत ही अड़े हुए हों। लेकिन अच्छी बात है, मगर ये है कि क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी जो अरविंद केजरीवाल का वेलफेयरिज्म है उसके मुकाबले में इलेक्टोरल ट्रैक पर मुकाबला कर रही है कि नहीं? एक आपने क्लियर कहा, ये दबाव आपको इसमें केजरीवाल का दबाव भी दिखाई देता है। और जाहिर है सावरकर की याद दिल्ली में आई, 11 साल बाद आई। चलिए ठीक है, वो भी इस पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन एक लाइन बोल दीजिए। सावरकर की प्रतिमा कौन लेके गया संसद के अंदर? अगर सब कुछ नाराजगी ही थी, विचारधारा अलग थी, ये बार बार कहना कि सावरकर और संघ की विचारधारा अलग है, नहीं, कतई अलग नहीं है। कई बार कई चीजों को आप व्याख्यायित करते हैं, तो आप कह दीजिए
कि आज अमित शाह कुछ बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे थे, या किसी और नेता का कुछ तरीका अलग था। कोई कह दे कि मोदी और योगी के हिंदुत्व को देखने का तरीका अलग है। दरअसल सावरकर को जब हम देखते हैं तो हम वो वाला हिस्सा खोजने की कोशिश करते हैं, और अगर इतना था तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत उदार पार्टी है कि चाहे अपने सावरकर हों या उनके कोई नेता हों, उन सबको स्वीकार करती है। तो राष्ट्र नायक तो ऐसे ही होते किसी पार्टी, इसका मतलब कांग्रेस जो करती थी। उदार है या उधार बैठी है? उदार है, ले लो उधार बैठी। अगर उधार का मसला हो तो उधारी के गांधी है भाई, जिसको सरनेम ही अपना उधारी का, अब वो अपना है ही नहीं कुछ, उधारी के गांधी है भाई। भाजपा कुछ उधार का नहीं लेती, वो राष्ट्र नायकों का सम्मान कर रही है। चाहे वो राष्ट्र नायक नेहरू जी से लेके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके, दीनदयाल से लेके, महात्मा गांधी से लेके, अंबेडकर से लेके, सरदार पटेल से लेके, और फिर प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह। तो ये रोज यही तो पूछते हैं, सबका सम्मान कर दिया सावरकर जी का कब करेंगे? देते नहीं, भारत रत्न देते नहीं। मैं ये कहता हूं कि सावरकर जी और डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, इन दोनों को, इस देश के किसी भी नायक से बड़े ये दोनों नायक हैं। ये कोई छोटे नायक नहीं है जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन कई बार ये होता है ना कि आप भारत रत्न जिन लोगों को मिला है, शायद उनसे वो बहुत बड़े व्यक्तित्व हो गए हैं। ठीक है, अब संकट ये भी कि इतने बाद में क्या करें। हालांकि मेरा मानना है कि दोनों को दे देना चाहिए। अरे चले, एक्चुअली दो अलग अलग आप चुनाव में एक साथ बात कर रहे हैं, लेकिन थीम अलग अलग है। ये हिंदुत्व की, सावरकर की और दिल्ली का इलेक्शन पर कोई बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उनकी जो हिंदुत्व की विचारधारा है उससे संघ सहमत नहीं है, ये तथ्य है। सावरकर पे कॉलेज बना रहे हैं, ऐसा क्या था, ऐसा क्या कहा था सावरकर ने जिससे संघ सहमत नहीं है? आप संघ के लोगों से पूछ लीजिए जो संघ पर बोलते हैं, क्या वो संघ सहमत है सावरकर के विचार से। सावरकर का पहला विचार है पितृभूमि और पुण्य भूमि जिनकी है हिंदुस्तान, वो हिंदू है। संघ ये नहीं मानता है। ये सबसे बड़ा बेसिक फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसमें कोई मैं इधर उधर की गपबाजी नहीं कर रहा हूं। और संघ इसको नहीं मानता है। संघ क्या मानता है? संघ तो जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सब हिंदू हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, संघ भी यही मानता है। सर संघ चालक यही कहते हैं। संघ गुरुजी की भी यही कहते प्रार्थना हैं। में प्रतिदिन भारत माता की ही पूजा की जाती है। भारत माता और की पूजा उसके का आगे मतलब पुण्य भूमि और पितृभूमि की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, अगर आप यहां रह रहे हैं तो कहीं और मुंह करके वहां के प्रति मत दिखाई। वही संघ भी कहता है। संघ और सावरकर के इस विचार में तो कहीं कोई फर्क ही नहीं। हाँ, फिर तो आप कहेंगे कि गुरुजी का भी विचार अलग था, गोलवलकर जी का। फिर आप कहेंगे कि अलग अलग समय पर जो संघ के, ठीक है, इस तरह से कोई बात कहे। हिंदुत्व जो है उसमें सावरकर, संघ सबकी बड़ी भूमिका है, और आज के समय में सावरकर उसी तरह से याद किए जाते हैं। आज इस मैच के अंपायर समीर जी हैं। अब समीर जी, पहले देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, दिल्ली का चुनाव और वेलफेयरिज्म केजरीवाल जी वाला जो मॉडल है, इसको इससे कॉलेज से मत जोड़िए। इसलिए तो अलग अलग बातें, लेकिन सर हो तो दिल्ली के चुनाव में रहा है ना सब कुछ। विजय जी ने कहा केजरीवाल का दबाव है कि आपको सावरकर भी चाहिए, या आप सावरकर को स्थान देना चाहते हैं, लेकिन साथ में आपको ये वेलफेयर स्टेट वाला काम भी करना पड़ रहा है। आप सहमत हैं? देखिए, ऐसा नहीं कि पहली बार वेलफेयर का भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। आपको 2020 के चुनाव के पहले 2019 में, तब बेजल साहब दिल्ली के एलजी थे, उन्होंने 1800 कॉलोनीज को एक साथ रेगुलाइज कर दिया था, अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया था। यह केंद्र सरकार का एक बड़ा निर्णय था कि एक झटके में 1800 कॉलोनियों की दिल्ली को वैध बना दिया था। 40 लाख जो पॉपुलेशन है उनको एक झटके के अंदर मालिकाना हक मिल गया था। उनके अवैध झोपड़ियों को केंद्र सरकार ने वैध कर दिया था। और ये कहा गया था कि यह भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक है, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोगों को उनका अवैध मकान को वैध कर देना। ये 40 लाख वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। इतना बड़ा काम करने के बाद भी जब वोटिंग की बारी आई तो जनता ने केजरीवाल को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। तो उसकी तुलना में अगर आप ये देखेंगे कि जो आज जो फ्लैट 1000 फ्लैट प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, ये बहुत कम काम है। और सिर्फ ये फ्लैट दे देने से, मुझे नहीं लगता कि फ्लैट दे देने से आप 1000-1200 वोट या 1000 लोगों को मकान देने से आप दिल्ली की ये तो शुरुआत है। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं ना, हम तो वो सब देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, प्लस करके देंगे। नहीं, आप देंगे, वो तो दे रहा है ना, टॉप अप करके देंगे। दो फर्क रहता है ना, जो ऑलरेडी अगर जो मिल रहा है उससे बेहतर आप क्या दोगे। जो केजरीवाल दे रहा है, केजरीवाल आपको फ्री में पानी दे रहा है, केजरीवाल आपको फ्री में बिजली दे रहा है, आप उससे बेहतर क्या लेकर आओगे, क्या ज्यादा फ्री में दोगे। अगर आप ये कहते हो कि भाई जैसे झारखंड के अंदर चला था कि हेमंत सोरेन 1000 रुपए दे रहे हैं, हम 1500 देंगे, तो हेमंत ने कहा मैं 2000 दूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 2100 देंगे। आप कीमत को कहां लेकर जा रहे हो। अगर फिर जनता तय करेगी कि कौन हमें ज्यादा दे सकता है और कौन देने की स्थिति में। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल केजरीवाल जो दे रहे, जनता उसे संतुष्ट नजर आ रही थी 2 चुनाव में, और यही कारण रहा कि जनता केजरीवाल के साथ जुड़ी रही। लेकिन विधानसभा में बीजेपी की दाल क्यों नहीं गलती, प्लेन एंड सिंपल। यही सबसे बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के पास यह है कि आप देखिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी इतने प्रचंड बहुमत से पूरे हिंदुस्तान में जीते हैं,
उसके बाद दिल्ली में चुनाव होते हैं और जहां आप देखिए महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं, हरियाणा में बनाते हैं, आप झारखंड में बनाते हो, आप सब जगह जीतते हो, लेकिन दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता उल्टा वोट करती है। लोकसभा में एक तरफा आपको 7 सीटें जिता देती है और दिल्ली विधानसभा में 2015 में आपको 3 सीटें पर लाकर समेट देती है। 5 साल प्रधानमंत्री मोदी का काम रहने के बाद फिर 2020 का चुनाव होता है तो फिर आपको 7 सीटों पर लाकर दिल्ली की जनता देती है और लोकसभा में सारी सीटें दे रहे हैं। समस्या यह है कि केजरीवाल के ऊपर ऐसा कुछ ठप्पा लग नहीं रहा। हिंदू के विरोधी केजरीवाल को आप बता नहीं सकते। वो हिंदुओं के भी नेता है, वो दलितों के भी नेता बने हुए हैं, वो गरीबों की भी बने हैं, वो मध्यम वर्ग के भी नेता बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो 30% का वोट बैंक है, 30 से 35% का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। समस्या यह है कि जो कांग्रेस का शीला दीक्षित के समय 40% का वोट बैंक था, वो घट के 8 से 9% पे आ गया है और वो पूरा का पूरा वोट बैंक एक तरफा केजरीवाल के पास चला गया है। वो मुसलमान का और गरीब का वोट, मुसलमान और बेहद गरीब तबके का जो वोटर है वो केजरीवाल के पास चला गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि अपना 30% वोट बैंक तो उनके पास रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है, जो पिछले 10 साल से बना हुआ है उनके पास। उसके अलावा वो अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक कैसे 5 से 7% तोड़कर अपने पास लेते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। और दूसरा, ये एक राहत भारतीय जनता पार्टी महसूस कर सकती है कि जो केजरीवाल के सामने 2 चुनाव में कांग्रेस ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, अब कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। मतलब त्रिकोणीय चुनाव दिल्ली में अगर बनता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए, जहां हम आज बात कर रहे हैं कि बीजेपी को दिल्ली के चुनाव के लिए ये वेलफेयरिज्म पर आना पड़ा है, यह आरोप उल्टा जो केजरीवाल जी की पार्टी पर लगता है कि उन्होंने सिर्फ ये बांटा ही बांटा, बनाया कुछ नहीं। वो आज फ्लाईओवर आतिशी जी, उसका फ्लाईओवर का उद्घाटन किया उन्होंने। एनीवे, ये जो हमने डेमोग्राफी चेंज की बात की कि होते होते ये पंजाबी बनियों के शहर से आज पूर्वांचलियों का 25% पूर्वांचलियों का शहर बन गया, इसी में कहीं सरदर्द है क्या बीजेपी का? नहीं, मतलब कोई भी डेमोग्राफी बदलती है तो उसका असर तो होता ही है। यही माइग्रेशन हुआ था तो महाराष्ट्र बदल गया, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। यहां आया तो एक नई पार्टी आई, उसने अलग तरीके से चीजें की, तो सबको लगा कि भाई ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश और बिहार से जो आए लोग थे उनको ही लग रहा था कुछ तो नया हो, कुछ तो नया हो, लेकिन वो कोई भाजपा विरोधी लोग हैं ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता, 7 की 7 दिल्ली में नहीं देते, लेकिन उनको ही लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है, एक मोदी का मॉडल है, एक केजरीवाल मॉडल है, और दोनों मॉडल देश में सशक्त होने चाहिए। क्यों ऐसा वो सोचते थे? क्योंकि कांग्रेस से उनकी निराशा जबरदस्त थी। उत्तर प्रदेश और बिहार से आए जो, जिसको पूर्वांचली वोटर कहते हैं, वो कांग्रेस को तो सिरे से खारिज करता है। कांग्रेस को इसलिए भी खारिज करता है कि वो लालू प्रसाद यादव और दूसरी जो इस तरह की पार्टियां थी जो सिर्फ जात के नाम पर राजनीति करती थी, उनके साथ हो रहा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी उसी खांचे में जाते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव को देखिए, कांग्रेस का वोट उनसे ज्यादा होना, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से होना, यह बड़ा संकेत है। इस संकेत को थोड़ा समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 जीत गई तो हमें लगता है कि वो तो जस का तस है, लेकिन जब उसके हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो थोड़ा सा स्थितियां बदली हैं। और जो हम मान रहे हैं, अच्छा इसमें एक, जब हम कहते हैं भाजपा कितना वोट है तो किसका है, किसका? पंजाबी है, सिंधी है, जो पाकिस्तान से आया, सबके सब बहुतायत यहीं बसे, फिर गुजर है, जाट है, उसको भी आप माइनस नहीं कर सकते। और उसके बाद जो दिल्ली में एस्पिरेशनल क्लास आता है, उसमें एक ही वर्ग होगा ना भाई, जिसको 200 यूनिट बिजली और पानी बड़ा अपील करेगा। एक वर्ग तो है ना जो इनकम टैक्स देता है। आपको पता है पिछले 10 सालों में जो शिफ्ट हुआ है, मुंबई में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर थे, किसी शहर की बात करें, अब दिल्ली एनसीआर है। तो ये जो एस्पिरेशनल क्लास आया है, ये केजरीवाल मोदी दोनों को देखता था, अब केजरीवाल से उसका मोह भंग है, ये भी समझना। मोह भंग हो गया आपके? बिल्कुल। अगर मोह भंग नहीं होता तो जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें कुछ बदल जरूर दिखता। आपने तो सर वो सारा पुराना जमाना कवर किया हुआ है, मदन लाल खुराना वाला और वीके मल्होत्रा वाला। बीजेपी की तूती बोलती थी इस वक्त दिल्ली में। नहीं तो वही है ना, डेमोग्राफी के साथ बीजेपी नहीं बदली। उस समय पंजाबियों का वहाँ पर पूरा का पूरा दबाव था, राजनीति भी वही चलती थी। वो मदन लाल खुराना हो, वो विजय कुमार मल्होत्रा हो, वो केदारनाथ साहनी हो, वो लालकृष्ण अडवाणी हो, वो ओम प्रकाश कोहली हो, वो सुषमा स्वराज हो, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के मोटे तौर पर पंजाब के लोग थे, पंजाबी एक समझ वाले लोग थे। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर ताकत थी। कांग्रेस ने भी उस समय वो HKL भगत, सज्जन कुमार, ये सब लोग रहे वहाँ पर, टाइटलर, ये सारे लोग रहे। लेकिन अब बदल गई है। अब पूर्वांचली 25% हो गए, मतलब एक बड़ी तादाद है, 25-28% है। पूर्वांचलियों की भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप दिल्ली में नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। पूर्वांचलियों की लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा जिसे आप पूर्वांचली कह रहे हैं दिल्ली में, वहां पर भी तो लीडरशिप नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है? मनोज तिवारी को बनाया था आपने प्रदेश अध्यक्ष। मैं कह रहा हूं वहां हाल क्या है, नहीं है ना। तो उनकी एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं हो रही, ये एक बड़ी परेशानी है। लीडर कुछ भी कह ले। और अभी तो मैं समझता हूँ टेक्निकली, मतलब वो तो बड़े लोग हैं, सब समझने वाले लोग हैं, कि लगातार आपके पास जो अध्यक्ष आ रहे हैं
वो पंजाबी कम्युनिटी के वीरेंद्र सचदेवा साहब भी हैं, उससे पहले और भी लोग रहे, तो वो लगातार, तो जब डेमोग्राफी पूरी बदल गई है, पूर्वांचलियों के साथ हो गई है, और उसमें भी बड़ी बात है कि जो पंजाबी है उसमें 10-12% जो सिख है वो क्या आपके साथ खड़ा हुआ है पूरा, क्योंकि 22% वो और 10% खत्री भी बीजेपी का वोटर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास वोटर नहीं है, और इसीलिए वो आप सोचिए 22 और 10 32 है, और सब मिला के तो 30% पर भारतीय जनता पार्टी आज भी है ना। तो इसका मतलब पूर्वांचली उनके साथ नहीं जुड़ा है, और पूर्वांचलियों की यदि मतलब इसको उस तरह से ना ले, उनको फ्रीबीज की आदत है, उसको ले रहे हैं। और दूसरा आप इसको गलत समझ रहे हैं, जो लोग ईबी मतलब क्या कहना चाहिए इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं या उससे ऊपर वाले लोग हैं, केवल वही फ्रीबीज का फायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो आपको भी 200 यूनिट बिजली तो मुफ्त मिल रही है ना, ये जीरो पर आ रहा है, उसका जो परसेंटेज है 3 रुपए 4 मैं ले सकता हूं अगर बिजली की खपत कम कर लूं अपनी। नहीं, उसमें वो है कि 200 यूनिट का बिजली के रेट अलग है, 400 की अलग है, 500 की अलग है। जो केवल 200 यूनिट ले रहे हैं उसको जीरो मिल रही है। शायद अगर और पानी का जो बिल है वो सभी लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पानी का बिल उस तरह से नहीं दे रहा। इसकी काट अभी बीजेपी के पास नहीं है। इसके बीजेपी के पास काट नहीं, और ये कहना कि केवल वो ईडब्ल्यूएस उसका फायदा उठा रहे हैं, वो नहीं है। ईडब्ल्यूएस का फायदा हुआ है स्कूल्स और मेडिकल से। मोदी जी का अश्वमेध जो घोड़ा है वो दिल्ली में एक बार फिर रुकेगा या इस बार दिल्ली फतेह करके आगे बढ़ेगा, पता चल जाएगा हमको 2 महीने के बाद। आम आदमी पार्टी को देखो, उसने बैलेंस कर लिया ना, संजय सिंह, गोपाल राय, तमाम तरीके, संदीप झा, सारे पूर्वांचली हैं, इधर आतिशी और ये सब लोग हैं पंजाबी, तो वो एक बैलेंस उन्होंने दोनों लीडरशिप को लेकर किया है।